दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत में आरक्षण की राजनीति, बिहार में आरक्षण की राजनीति और सारे डायमेंशन देखेंगे। आरक्षण से जुड़े हुए सभी डायमेंशन। दोस्तों से पहले यदि 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेंस के लिए सस्ता सुविधा और एडवांस का क्लास, एडवांस कंटेंट टीम जीसीएस आईएएस का 180 पीडीएफ पढ़िए। जीएस 1 2 से सारा कंप्लीट। इसका चार्ज 4000 है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके कॉल मैसेज के द्वारा आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे भारत में आरक्षण की राजनीति और आरक्षण के पक्ष विपक्ष में, और आरक्षण का ऐतिहासिक विकास भी दिखाएंगे कि भारत में आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई है। बड़ी रोचक टॉपिक्स है और हम देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ वर्ग को नाराजगी भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल मनु स्मृति से शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको जो है थोड़ा सा मायूस भी होना पड़ेगा, लेकिन हम जो है सब चीज क्लियर करना चाहते हैं। आरक्षण से जुड़े सारे एस्पेक्ट हम क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आरक्षण से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो एक भूमिका आपको लिखना है, एक अच्छा भूमिका। हम पहले ही कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। एक बार देखने के बाद जो आपकी प्रतिधारणा बनता है लोगों में या आप किसी के प्रति बनाते हैं वह अंत तक से जाता है। इसलिए भूमिका बहुत अच्छा रहना चाहिए। दिल देखिए, एग्जामिनर का क्या, मेंस में क्या, एग्जामिनर के दिल को जीतना है, एग्जामिनर को मोहित करना है, आकर्षित करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं आपका रिजल्ट होगा। आपका जो कॉपी होनी चाहिए वो देखने में भी अच्छा होना चाहिए और उसमें जो लिखा हुआ वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तब जाकर एग्जामिनर आपको खुश होकर आपको नंबर देंगे। ऐसे कुछ नहीं है, और पॉइंट अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा। तो आरक्षण सरकार का एक नीतिगत प्रयास है। संविधान निर्माता जो है भारतीय समाज के असमानता को स्वीकार करते हुए भारत में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था किया है, ताकि समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान और विकास हो सके। पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो सीखिएगा। आरक्षण सरकार का नीतिगत प्रयास है जिससे समाज में कमजोर वर्गों के उत्थान और विकास के लिए शुरू किया गया है। इतना भी लिख दीजिएगा, हो जाएगा। इसको लिखने के बाद बाकी पीडीएफ में लिखा हुआ है। इसको लिखने के बाद अब आइए भारत में आरक्षण की शुरुआत कैसे होती है। भारत में आरक्षण की शुरुआत होती है मनुस्मृति से। अब कहिए मनुस्मृति से कैसे होती है। मनुस्मृति में जो समाज की ऊपरी जाति के लोग हैं उनके लिए कुछ कार्य आरक्षित कर दिया गया था। पढ़ाई लिखाई का काम, संपत्ति रखने का काम, समझ रहे हैं, शिक्षण संस्थान खोलने का, उसमें पढ़ने का, समाज के कुछ लोगों तक ही सीमित था। बाकी लोगों को सबका कार्य आवंटन कर दिया गया था कि आपको क्षत्रिय है तो सुरक्षा का काम करना है, दलित है, पिछड़ा है तो आपका ये काम है, और जो समाज के सबसे ऊपर कास्ट ब्राह्मण वर्ग के लोग थे उनको शिक्षा दीक्षा के काम को जो है उनके लिए तय कर दिया गया था, आरक्षित कर दिया गया था। सबसे पहले मनुस्मृति में ही आरक्षण की शुरुआत हुई है, समझ रहे हैं। लेकिन कॉपी पे इसको लिखना नहीं है। अगर कॉपी पे लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर आपको नहीं देगा, समझ रहे हैं। इसलिए उसको नहीं लिखना है, जो लिखना है अब बता रहे हैं। तो आप मनुस्मृति में देखे होंगे कि समाज के कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट काम आरक्षित कर दिए गए थे, पढ़ाई लिखाई का काम, समझ रहे हैं, आरक्षित कर दिया गया था। अब बाकी सब जाति का अलग अलग काम को आरक्षित कर दिया गया था। तो आरक्षण की शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन इसको लिखना नहीं है, जानने के लिए बोले हैं। सबसे पहले भारत में आरक्षण की शुरुआत कैसे होती है। 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। शिक्षा से जुड़े हुआ पढ़े पीटी में हंटर आयोग का गठन, और इस हंटर आयोग के गठन के साथ ही ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग से जो है शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी।
सबसे पहले ज्योतिबा फुले। उसके बाद 1891 में त्रावणकोर रियासत में ब्रिटिश लोगों को नौकरी दे रहा था। इससे स्थानीय लोग जो है आंदोलन कर दिया ताकि स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाए। इसको लेकर विदेशियों के खिलाफ जो है आरक्षण के लिए जो है त्रावणकोर रियासत में 1891 में जो है आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1901 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के साहूजी महाराज द्वारा जो है सर्वप्रथम आरक्षण की शुरुआत की गई थी। पहला आरक्षण देने वाला जो है साहूजी महाराज है, महाराष्ट्र में ही, समझ रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में जो है आरक्षण की शुरुआत जो है साहूजी महाराज द्वारा अपने स्टेट में किया था। उसके बाद 1908 में अंग्रेजों द्वारा सरकारी नौकरी में वैसे लोग जिसकी भागीदारी कम थी उसके लिए कुछ स्थान आरक्षित किया था। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इससे आप सब लोग जानते हैं। 1919 में भारत सरकार अधिनियम में मुसलमान के साथ साथ सिखों के लिए भी अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, समझ, केंद्रीय विधायिका में। उसके बाद 1932 में देखेंगे गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पुणे पैक्ट हुआ था। 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के पुणे पैक्ट हुआ था। इसके माध्यम से दलितों को केंद्रीय विधानमंडल में उनके लिए, प्रांतीय विधानमंडल में उनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में। इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी उनको उचित जो है भागीदारी देने की बात जो है कही गई थी पुणे पैक्ट में। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 1928 में बम्बई सरकार ने HB स्टोर की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया था आरक्षण के लिए ही। यह समिति पहली बार पिछड़े वर्गों को जो है दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, पर्वतीय जनजाति वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया था स्टोर कमेटी। उसके बाद 1935 के अधिनियम में भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया था, समझ रहे हैं। इसके बाद जो है देश जब संविधान बन रहा था तो चूंकि संविधान निर्माता भारत के सामाजिक असमानता को स्वीकार करते हुए संविधान में समाज के कमजोर वर्गों को उत्थान और के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपबंध किए थे, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। अनुच्छेद 16(4) के तहत जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं और बालिकाओं के लिए, महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की व्यवस्था की गई थी। इसी अधिनियम के तहत जो है बस में जाते हैं तो महिलाओं की सीट आरक्षित रहता है। जेल में जमानत देने के समय महिलाओं को छूट दिया जाता है इसी अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 15(4)(5) के तहत जो है पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षण संस्थानों, निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकारी नौकरी में और निजी शिक्षण संस्थानों में EWS को आरक्षण दिया जाता है। और उसके बाद अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों को आरक्षण दिया गया है, सीट आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों को, उनके लिए सीट आरक्षित किया गया है। 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। और 128वां संविधान संशोधन जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं, इसमें लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण, 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। तो इस आरक्षण के संवैधानिक उपबंध है, आप देख लिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब भारत में आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क है। अब आरक्षण से क्या हुआ है कि लोक सेवा में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है, पिछड़े वर्ग में सब आ जाता है, दलित, पर्वतीय, महिला, सब, इस सब का जो है पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ा है। जैसा कि आप जानते होंगे लोक सेवा में कमजोर वर्गों का उन्नति हुआ है। इस आरक्षण से बहुत सारे कमजोर वर्ग है
जो इस आरक्षण के कारण सरकारी नौकरी में प्रवेश किए हैं, सारी सरकारी नौकरी में आए हैं, उनसे उनकी उन्नति हुई है। साथ ही साथ आरक्षण के कारण बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी में आए, पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ है, सोशल स्टेटस बढ़ा है। उसके बाद क्या हुआ है, आरक्षण के कारण राज्य के नीति निर्देशक के जो सामाजिक आर्थिक जो है प्रावधान है, सामाजिक आर्थिक न्याय के जो प्रावधान है प्रस्तावना और नीति निर्देशक में या मौलिक अधिकार में, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। इसके अलावा आरक्षण के कारण पिछड़े वर्गों में राजनीतिक चेतना बढ़ी है। अगला है कि आरक्षण के कारण गरीबी निवारण, बहुत सारे गरीब लोग थे जिनको शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के कारण उनकी प्रवेश हुई है, उनको नौकरी मिली है। इससे क्या हुआ कि उनकी गरीबी निवारण जो है, गरीबी दूर हुआ है। और शासन प्रशासन में पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुआ है, जैसा कि आप जानते होंगे। और महिलाओं के आरक्षण से कार्यस्थल पर लैंगिक अंतराल दूर हुआ है, चाहे शासन कार्यों में, शासन प्रशासन में हो या राजनीति में हो, समझ रहे हैं, या निजी क्षेत्रों में है या स्थानीय निकाय में है, जो महिला और पुरुष के बीच जो असमानता था भागीदारी को लेकर यह दूर हुआ है। और आर्थिक समृद्धि भी तेज हुआ है। कहिए आर्थिक समृद्धि आरक्षण से कैसे तेज होगा, कि जितने भी आरक्षण के कारण नौकरी जिनको मिला है, चाहे कोई भी कैटेगरी है, आरक्षण नहीं रहता तो नौकरी मिलने में कठिनाई थी, ज्यादा प्रतिस्पर्धा करना पड़ता। आरक्षण के कारण क्या हुआ है कि समाज में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ है। इससे वह वस्तुओं सेवाओं कंजप्शन करने लगे हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का नौकरी मिला, नौकरी के कारण ऑफिसर बने, ऑफिसर के बाद वो गाड़ी खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, पंखा खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, लग्जरियस गुड का उपभोग करेंगे, तो सामान खरीदेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो आरक्षण के पक्ष में तर्क आपको बताए हैं, यही लिखिएगा, आपको याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा, बिना याद किए हुए कोई उपाय नहीं है, आपको मेहनत करना होगा। हम 70 बीपीएससी खोल कर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास टाइम है, हम बहुत अच्छा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यह जो है आप पक्ष में तर्क देखे हैं, अब विपक्ष में भी तर्क देखिए। और चुनौती आ जाएगा आरक्षण की, आलोचना करना तो यही लिखना है। अब महत्व आ जाएगा तो पक्ष वाला तर्क लिख देना है। आरक्षण के कारण क्या हुआ कि शासन प्रशासन में जातिवाद को बोलबाला बढ़ा है, शासन प्रशासन में जातिवाद का बोलबाला बढ़ा है। उसके बाद आरक्षण के कारण समाज के पिछड़े तबकों में समृद्धि आई है। इस समृद्धि के कारण क्या हुआ है कि समाज के पिछड़े तबकों और ऊपरी तबकों के बीच एक संघर्ष पैदा हुआ है, संघर्ष पैदा हुआ है। आप देखे होंगे ऊपरी जात और निचली जात अगर समृद्ध हो गया है तो दोनों के बीच टकराहट पैदा हुआ है समाज में। साथ ही साथ आरक्षण का न्यायपालिका और कार्यपालिका में संघर्ष बढ़ा है। अब संघर्ष क्यों बढ़ा है? प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर, आरक्षण के दायरा को बढ़ाने को लेकर, समझ रहे हैं। इसको लेकर न्यायपालिका इंदिरा सहनी बनाम भारत संघवाद से ही लेकर अभी तक जो है न्यायालय के बीच, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच टकराहट बढ़ा है। बिहार सरकार भी आरक्षण दे रही है, दिया है 75%, अब सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगा, फिर टकराहट पैदा होगा, हाई कोर्ट निरस्त करेगा। तो इसको लेकर टकराहट जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर न्यायपालिका और भारत सरकार के बीच जो है टकराहट बढ़ी थी। और साथ ही साथ आरक्षण जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का जो अधिकार है उसके विपरीत है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, लिंग, जन, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, लेकिन यहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, महिला को आरक्षण दिया जा रहा है, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस समानता के सिद्धांत के एक तरफ राज्य को कहा गया है कि वो जाति, धर्म, मूल, लिंग, जन, जाति के स्थान पे भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जाति के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये समानता के आधार पे समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही साथ कानून की समानता, लेकिन आरक्षण की जो कानून है वो समानता नहीं है। कुछ कानून कुछ लोगों पर लागू होता है, कुछ कानून कुछ लोगों पर। हालांकि अनुच्छेद 14 में
समान संरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है। कानून की समानता और कानून के समान संरक्षण की भी बात है। तो अनुच्छेद 15 के विपरीत है, समझ रहे हैं। उसके बाद आरक्षण के कारण क्या हुआ है कि पिछड़ी वर्गों में एक संपन्न वर्ग और एक वंचित वर्ग के बीच विभाजन बढ़ा है। पिछड़े वर्गों के बीच भी कुछ संपन्न वर्ग है, कुछ कमजोर लोग हैं, तो उनके बीच जो है विभाजन बढ़ा है। और आरक्षण भारतीय राजनीति में वोट बैंक की राजनीति जो है, वोट बैंक का साधन बन गया है। आज हर राजनीतिक पार्टी जो है आरक्षण को बढ़ाना चाहता है ताकि वो अधिक से अधिक वोट बैंक को जो है अपने पास आकर्षित कर सके। तो ये जो है विपक्ष के तर्क है, विपक्ष में तर्क है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, आरक्षण की राजनीति। देखेंगे भारत में हर राजनीतिक पार्टी आरक्षण की नीति को और आरक्षण की जो संवैधानिक स्थिति है उसका दुरुपयोग किया है। और हर राजनीतिक पार्टी जो है आरक्षण को बढ़ाने का प्रयास किया है, समझ रहे हैं। और लोग भी जो है क्या है कि अलग अलग भारत के अलग अलग भागों से आरक्षण की मांग जो है की जा रही है। और राजस्थान में गुर्जर आंदोलन, गुजरात में पटेलों का आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन, आंध्र प्रदेश के आंदोलन, आंध्र प्रदेश में कुप्पा संप्रदाय द्वारा आंदोलन। इसके अलावा बिहार में अलग मुकेश सहनी द्वारा सहनियों को आरक्षण। तो ये आरक्षण जो है की राजनीति जो है हर राजनीतिक पार्टी इसको हवा दे रहा है, समझ रहे हैं। अगर बिहार में आरक्षण की राजनीति देखेंगे तो सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर जो है पिछड़े वर्गों को 2 भागों में बांटा था, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, और सरकारी नौकरी में जो है आरक्षण दिया। इसके बाद जो है बीपी मंडल जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बीपी मंडल के अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसे मंडल आयोग भी कहते हैं। मंडल आयोग जो है क्या था, 27% आरक्षण की सिफारिश किया था। केंद्र सरकार के जो डीपीसी थे, संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, ओबीसी को 27% आरक्षण दिए। बिहार में भी लागू हुआ। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और नीतीश कुमार द्वारा 2006 में क्या हुआ कि पंचायतों में महिलाओं को जो है आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण महिलाओं को। उसके बाद जो है 2023 में क्या हुआ कि आरक्षण की जो सीमा था 60%, उसको बढ़ाकर 75% किए हैं। तो बिहार में हर राजनीतिक पार्टी आरक्षण, और यही कारण है कि बिहार की कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है इसका विरोध नहीं किया है, क्योंकि विरोध करेगा तो उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। तो समय समय पर बिहार में भी आरक्षण की राजनीति जो है हुई है। मुकेश सहनी द्वारा हमेशा आंदोलन की जा रही है। यूपी में जो है आरक्षण के लिए जो है मांग की जा रही है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे आरक्षित जातियों को राजनीतिक भूमिका। देखिए, जिन जातियों को आरक्षण मिला है वे भारतीय राजनीति में प्रभावक भूमिका में जो है पहुंच गए हैं। आज जो है मान लीजिए यादव समुदाय है, यादव समुदाय को आरक्षण मिला, काफी सशक्त हुआ, कुर्मी समुदाय सशक्त हुआ। अब हर राजनीतिक पार्टी में इसकी पूछ बढ़ रही है। हर राजनीतिक, आज इसी जाति के कारण जो है मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में जो है दलित चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया गया। दुद्दू को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। तो इस आरक्षण की नीति के कारण ही पिछड़े वर्गों की भूमिका बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति को बना रहा है। क्यों? तो उसकी भूमिका बढ़ रही है। उसके बाद पिछड़े वर्गों की क्या हुआ है कि आरक्षण मिलने से उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुआ है। शासन प्रशासन में भागीदारी बढ़ी है। अब शासन प्रशासन में भागीदारी बढ़ने से राजनीति में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है और राजनीति में भी प्रभाव भूमिका के लिए उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, समझ रहे हैं। और हर पार्टी जो है पिछड़े वर्गों को टिकट दे रहा है। देखिए, भारतीय राजनीति में जो आरक्षित वर्ग है एक दबाव गुटों में संगठित हुआ है, क्योंकि अलग अलग जाति जो भी आरक्षण लाभ लिया है वो आरक्षित जाति क्या हुआ, एक राजनीतिक पार्टी में अपनी बात को मनवाने के लिए संगठित हुआ है और अपने आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन करता है। बिहार में कभी सहनी समाज द्वारा, कभी साव समाज द्वारा, कभी तेली समुदाय द्वारा दबाव बनाया जाता है।
कभी जाट आंदोलन द्वारा, जाट समुदाय द्वारा, कभी मराठा समुदाय द्वारा, कभी कुपर संप्रदाय द्वारा। उसके बाद क्या हुआ है कि आरक्षण के कारण जो है, जो आरक्षित जाति है उनमें उनका एक अलग समूह पैदा हुआ है। अब पिछड़ों का नेता, स्वर्ण जातियों का नेता। तो इससे समाज में क्या हुआ है कि राजनीति में पृथकाव, अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ी है। राजनीति में इस स्वर्ण जाति के विधायक है, ये पीछे जाति के विधायक है, पीछे जाति के विधायक अलग है, स्वर्ण जाति के विधायक अलग है। तो एक अलगाव पैदा हुआ है। उसके बाद चुनाव में संगठित भूमिका, जब भी चुनाव होता है पिछड़ा वर्ग एक तरफ जो है होकर वोट करता है, चाहे जिसको भी देना है। तो प्रभाव में, चुनाव में भी इसकी भूमिका, एक संगठित भूमिका जो है दिखाई दे रही है, प्रभावी भूमिका। तो यह स्थिति है आरक्षण की राजनीति का, समझ रहे हैं। तो भारतीय आरक्षित जातियों की राजनीतिक भूमिका में इसी शीर्षक के अंतर्गत आप व्याख्या कीजिएगा। बाकी पक्ष में विपक्ष में तर्क, एक बात याद रखिएगा, जब भी आलोचना लिखना होगा आरक्षण की जो विपक्ष में तर्क है उसको लिखिएगा, आरक्षण के जो पक्ष में तर्क है उसको महत्व लिखिएगा। और बैकग्राउंड, भूमिका, आरक्षण का विकास, संवैधानिक उपबंध और उसके महत्व, चुनौती और राजनीतिक भूमिका, इस सबको याद रखना है। इसी से आंसर लिखा जाएंगे। सब चीज बता दिया गया है, बस इसको ध्यान में आपको रखना है। हम बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। हमको मेरा यह ट्रेंड है कि इस पॉइंट को अपने आप रिकॉल करेंगे, इस पॉइंट को आप व्यवहार में लाएंगे, बस यही डिलीवरी करना है। ज़्यादा बताएंगे तो क्या होगा, अनावश्यक चीज याद हो जाएगा, आई छूट जाएगा, इसी से रिजल्ट होगा। तो मेन चीज, जब तक मेन चीज को हमको फोकस करना है, बाकी नॉलेज के लिए तो जीवन है, यह स्थिति है। तो आगे हम फिर चर्चा करेंगे। इसी के साथ इसको समाप्त की जाती है।